हेलो एवरीवन। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने निदानात्मक परीक्षण पढ़ा था और आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। ठीक है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जब निदानात्मक परीक्षण हमने पढ़ा था तो उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको अब यहाँ पे दिख रही होगी आई बटन पे। तो आप उसको क्लिक करके वो वाली वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसका बेस है एक तरीके से। ठीक है। तो या तो पहले ये कंप्लीट करके उसके बाद में देख लीजिएगा, या अगर आपके पास में दोनों क्लासेस लेने का टाइम है तो पहले आप उसे जरूर देखाएं। ठीक है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है और निदानात्मक परीक्षण जो होता है, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ठीक है। एक ही गाड़ी के दो पहिए क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार से एक पहिए के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार से जो हमारा निदानात्मक परीक्षण है उसके बिना तो उपचारात्मक शिक्षण नहीं हो सकता, और उपचारात्मक शिक्षण के बिना निदानात्मक परीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि निदानात्मक परीक्षण। ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं क्या? उपचारात्मक शिक्षण। अब देखिए, दोनों चीजें समझने से पहले कि दोनों चीजें आपस में क्यों रिलेटेड है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं एक चीज। और वो चीज क्या है वो देखिएगा कि निदानात्मक परीक्षण का कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसका अर्थ। त्रुटि का पता लगाना। पता लगाना। और जबकि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है? त्रुटि सुधार करना। सुधार करना। अब जब दोनों का आप लोग देखोगे, जैसे मान लो अगर आपको किसी त्रुटि का पता ही नहीं है तो आप सुधार भी नहीं कर सकते। अगर आपको किसी गलती का पता ही नहीं है तो आप उसको सुधारोगे क्या? पहली बात तो। और जब आपको गलती सुधारनी ही नहीं है तो आप पता करके भी क्या ही कर लोगे? बालक की मान लीजिए कोई गलती हो रही है, अब आप सुधारना ही नहीं चाहते तो उसका पता करके भी क्या ही कर लोगे? ठीक है। तो ये चीजें जो है ये आपस में रिलेटेड है, दोनों की दोनों। एक हमने कल की क्लास में की थी, आज हम लोग उपचारात्मक शिक्षण को पूरा एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं हर बार टीचिंग मेथड की क्लास में कहता हूं कि आप अभी से अपने आप को एक टीचर मान लीजिए और फिर आप पूरी क्लास देखिए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके और आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण जो है वो समझाऊं तो ये दोनों जो शब्द होते हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक, दोनों चिकित्सा शास्त्र से लिए गए हैं। चिकित्सा शास्त्र। क्योंकि ना जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो वही तो आपको बोलता है कि डायग्नोसिस रिपोर्ट लेके आओ। जैसे आपने डॉक्टर के पास में जाके बोला कि मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। ठीक है। अब वो ऐसे तो बोलेगा नहीं कि खाली है आपका दिमाग इसीलिए दुख रहा है। वो बोलेगा कि रिपोर्ट्स मतलब चेक करवा लो, चेकअप कराओ, उसके बाद में रिपोर्ट्स लेके आओ, फिर वो देख के उसके बाद में बताएगा। तो जो आप चेक करवाते हो वो आप निदान करवाते हो। डॉक्टर जो सलाह देता है, डॉक्टर जो उपाय करता है वो होता है उपचार। ठीक है। तो निदान और उपचार दोनों वो चीजें होती है, वो ही हम लोग शिक्षण में प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को। तो इनका जो उत्पत्ति है इन शब्दों की वो कहाँ हुई है? चिकित्सा शास्त्र में। ठीक है। अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षण इसको हम लोग चिकित्सकीय शिक्षण भी बोलते हैं। कौन सा शिक्षण बोलते हैं? चिकित्सकीय शिक्षण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर या चिकित्सक उपचार करता है उसी प्रकार से जो शिक्षक है वो बालक का उपचार करता है, तो इसको हम लोग चिकित्सकीय शिक्षण भी बोलते हैं। दूसरा, परिष्करण। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? परिष्कार क्या होता है? कि बालक की जो गलती हुई उसका निवारण करना। तो इसको हम लोग परिष्कारात्मक शिक्षण। ठीक है। बालक की जो गलती है उसको हम लोग सुधारते हैं, उसका निवारण करते हैं, उसका उपाय करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े क्या अभी? आगे बढ़े। अब देखिए, उससे पहले यहाँ पे कल की क्लास में मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, मैंने बहुत बार ये लाइन दोहराई थी कल की क्लास में, कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसके लिए जो आधार भूमिका जो प्रदान करता है वो निदानात्मक परीक्षण करता है। मतलब बालक का सबसे पहले आप परीक्षण करोगे, उसके बाद में उन गलतियों का उपचार करोगे। ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किन प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। मतलब किस प्रकार के बालकों के लिए ये जो निदान उपचारात्मक शिक्षण जो होता है ये उपयोगी होता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर कोई बालक अपने अधिगम में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। अधिगम सीखना होता है। ठीक है। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। अधिगम कठिनाई का अनुभव कर रहा है, करने वाले बालक। ठीक है।
क्लियर है कि किन प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होता है? जो बालक अधिगम में कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्लियर है सभी को? उसके बाद में, या किसी बालक का आईक्यू कम है, तो उनको हम लोग बोलते हैं मंद बुद्धि बालक। ठीक है, अगर किसी बालक की बुद्धि कम है या उसका आईक्यू कम है, तो उसको हम लोग मंदबुद्धि बालक बोलते हैं और उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। या फिर ना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप है, ये आप देखोगे अपनी जब टीचर बन जाओगे तो स्कूल में, गंभीर संवेगों का शिकार होने वाले बालक, संवेगों का शिकार होने वाले बालक। देखिए, एक गंभीर संवेग क्या होता है? जैसे कोई बालक अत्यधिक क्रोधित रहता है, ठीक है, या जो संवेग होते हैं हमारे, उनके शिकार जो हो जाते हैं बालक, मतलब उन पर नियंत्रण जो बालक नहीं रख पाते, तो वो पढ़ने में फिर क्या है, पिछड़ जाते हैं। तो उनका उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ना, एक अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक। देखिए, ये जो बालक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बाल सुधार गृह क्यों बनाए जाते हैं? कोई बालक अपराध कर दे तो उसके लिए। तो इसमें कौन से बालक जाते हैं? जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं, ठीक है, जो मतलब बचपन में अपराध करते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें ना महत्वपूर्ण होता है निदानात्मक परीक्षण। मतलब इसमें अगर हम लोग निदानात्मक परीक्षण ढंग से कर लेना, तो उपचारात्मक शिक्षण बहुत आसानी से किया जा सकता है। मतलब बालक अपराधी क्यों बना, उसमें क्या उसके मतलब दोस्तों की क्या भूमिका थी, उसके परिवार की क्या भूमिका थी, उसके वातावरण की क्या भूमिका थी, अगर हमें इन चीजों का लाभ हो, अगर इसे हम लोग ज्ञात कर सकें, तो फिर हम लोग उस चीज का उपचार भी कर सकते हैं और बालक को नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बालकों के लिए हमें सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण करना तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ढंग से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बालक थे जिनका हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम लोग पढ़ेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य कुछ नहीं है, सीधी सीधी सी बात है कि इसमें हम लोगों को थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे अपनी थिंकिंग के आधार पे, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से। तो हमें बस उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, ताकि इसमें ना थ्योरेटिकल इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ना हम लोग जब स्कूल में टीचर्स बन के जाएंगे, या आप लोग जब टीचर्स बन के जाओगे ना, तो वहां पे आपको ऐसे बालक मिलेंगे जिनका आपको निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण करना होगा, जिनका आपको मूल्यांकन करना होगा, जिनके लिए आपको शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो उसी बेसिस पे पूछे जाएंगे कि आप लोग अगर वहां होते तो किस प्रकार से करते, क्या करते, ठीक है। तो थोड़ा थिंकिंग के आधार पे प्रश्न बनेंगे, तो थोड़ा टॉपिक को डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहले तो अधिगम दोषों को दूर करना, बालक की जो कठिनाई है उसको हटा, उसको दूर करना, उसका निवारण करना, उसका समाधान करना। तो ये चीजें तो हमने अभी भी पढ़ी है। उसके अलावा क्या क्या हो सकती हैं? जैसे हमने अभी मंद बुद्धि बालकों के लिए देखा, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी हम लोग दूर करते हैं। उसके बाद में छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, कोई बालक है जो पिछड़ चुका है अध्ययन में, पिछड़ापन दूर करना। अगर कोई बालक अध्ययन में पिछड़ चुका है, या वो मतलब पढ़ने में मान लीजिए कमजोर है, अब और सारे के सारे बच्चे आगे निकल गए, वो अकेला पिछड़ गया, तो आप उसको भी उनके बराबर तो लेके आओगे ना एटलीस्ट। तो बराबर लाने के लिए आप लोग उसका निदान करोगे, उसके बाद में उसका उपचार करोगे, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण करोगे। तो उसके बाद में जो उपचारात्मक शिक्षण आप कर रहे हो, तो किनका कर रहे हो? पिछड़े बालकों का। तो पिछड़ापन दूर करना, क्लियर है सभी को? और एक ना, जैसे अपराधी प्रवृत्ति के बालक की बात की हमने, तो अपराधी प्रवृत्ति का बालक है। अब चलिए सुनिए, मैं पूरा आपको एक ना सिनेरियो समझाता हूँ, पूरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड बस। देखिए, कोई बालक है और अपराधी प्रवृत्ति का बालक है, अपराधी प्रवृत्ति का बालक। अपराधी प्रवृत्ति का बालक है, किस प्रकार से है कि मतलब ना, ऐसे समझो कि उसने गलती क्या की है, वो मतलब एक तरीके से अन्य बालकों को ना डराता धमकाता है या मारपीट करता है, ठीक है, वो उसने अपराध किया, वो अपराधी प्रवृत्ति का बालक है। अब उस पे आप किस प्रकार से ट्रीट करोगे, वो देखिए। आपको पता चला अपनी अनुभव के आधार पे कि बालक ने इस प्रकार से अपराध करता है और ये अपराधी प्रवृत्ति का बालक है, तो आप उसका निदान करोगे सबसे पहले। निदानात्मक परीक्षण, परीक्षण करोगे सबसे पहले। परीक्षण में आपका मान लीजिए पता चला कि उसके जो साथी लोग हैं, साथी या संगी साथी जो बोलते हैं हम लोग,
वो ना गलत है, उसकी जो संगत है वो गलत है। वो मतलब उसके जो साथ वाले हैं वो उससे कई ज्यादा बड़े हैं, और इस इतने मतलब एक तरीके से हम लोग समझ लें कि किशोर व्यक्ति हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं है। मतलब किस प्रकार से समझाऊं, जैसे मान लीजिए वो भी एक तरीके से अपराध की ओर ही बढ़े हुए, अपराधी प्रवृत्ति के ही उसके जो संगी साथी है वो है, लेकिन उससे काफी बड़े हैं। तो अब उस बालक को आप किस प्रकार समझाओगे? उसका आप लोग करोगे उपचार, उसके माता पिता के सामने उसको समझाओगे उसको ना। अब देखिए मारपीट से कोई भी चीज हल नहीं होती, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब उसका उपचार करोगे, उसको समझाओगे कि जो चीज वो कर रहा है उसके लाभ क्या हो सकते हैं, उसकी हानि क्या होगी। ठीक है, लाभ और हानि समझाओगे सबसे पहले, कि बालक को क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ेगी आगे चल के। ठीक है, आप उन्हीं का उदाहरण दे सकते हो कि देखो ये क्या कर रहे हैं अभी इस टाइम पे और तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग उसका फिर उपचारात्मक शिक्षण करोगे। क्लियर है सभी को? तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि अपराधी प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं उनको जो निश्चित सलाह देनी होती है, उसका भी एक उद्देश्य होता है कि निश्चित सलाह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है बालकों में। कोई बालक कम सीख पाता है, कोई ज्यादा सीख लेता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण करवाने में भी उपयोगी होता है कौन? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। और एक ना इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि कहाँ कहाँ उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में करवाया जा सकता है। देखिए एक नाम मैंने कल आपको निदानात्मक परीक्षण के दौरान बताया था, योकम व सिम्पसन। योकम व सिम्पसन का नाम मैंने आपको कल की क्लास में परिभाषा में बताया था। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा दी थी इन्होंने, वो हमने पढ़ी थी। अब देखिए इन्होंने ना 5 प्रकार के क्षेत्र बताए हैं। योकम व सिम्पसन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि इनके अनुसार 5 क्षेत्रों में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। 5 क्षेत्र कौन से? सबसे पहला वाचन का क्षेत्र। वाचन बहुत जरूरी है भाई, सीधी सी बात है, आप भी इस चीज को फेस करने वाले हैं। वाचन ना, उच्चारण, जैसे कल की क्लास में मैंने एक उदाहरण दिया था और आज भी वो ही उदाहरण दूंगा मैं, कि जैसे स्कूल जो शब्द है, ठीक है, स्कूल शब्द है, इसको एक सेकेंड ना रुकिए, स्कूल शब्द है। अब देखिए एक स्कूल में, एक विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। अब वो इस शब्द को स्कूल पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? स्कूल। ठीक है, ये वाला शब्द पढ़ते हैं, जबकि ये गलत है। लेकिन जब 10 शिक्षक है, 10 के 10 इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। ठीक है, जब 10 के 10 जो शिक्षक है वो इस प्रकार से उच्चारण करेंगे, तो बालक क्या करेगा? फिर बालक भी उच्चारण किस प्रकार से करने लग जाएगा? इसी प्रकार से, जो गलत तरीका है। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग इसमें भी हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले निदान करेंगे। निदान क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि इन 10 टीचर्स की वजह से बालक ने गलत बोलना शुरू किया है, तो सबसे पहले हमें इन्हें सुधारना है, इनको सही उच्चारण समझाना है। तो दूसरा जो क्षेत्र हो सकता है वो उच्चारण का क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो क्षेत्र होगा एक भाषा का क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, भाषा में बालक कई बार हकला के बोलता है या कई बार ढंग से नहीं पढ़ पाता, तो उसको भी हम लोग उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं। एक ना गणित में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और सबसे पहले ना इसके पास में हम लोग नहीं लिख सकते ना, पहले गणित वाला ही लिखते हैं। अंक गणित का कल की क्लास में मैंने काफी अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो चीज देख लेना। अंक गणित में भी उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। अब देखिए पांचवा जो हमारा अंतिम जो क्षेत्र बचता है योकम व सिम्पसन के अनुसार, वो है हमारा कौन सा? लेखन का क्षेत्र। लेखन में ना बालक को बहुत दिक्कत आती है, लिखना ना सबसे हार्ड कौशल जो होता है भाषा का वो होता है। भाषा का सबसे कठिन जो कौशल है वो है लेखन कौशल। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सुबोपल्ली, लिखना लास्ट वाला कौशल, जो अंतिम कौशल है वो होता है लेखन कौशल। तो बालक को कठिनाई बहुत आती है और इसका सुधार करने के लिए हम लोगों को उपचारात्मक शिक्षण करवाना होता है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण का जो हमारा पांचवा क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा लेखन क्षेत्र। क्लियर है सभी को? तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है किसके बारे में? उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र के बारे में, जो योकम व सिम्पसन ने बताई थी। 5 क्षेत्रों की चर्चा की है। 5 कौन कौन से हैं? वाचन, उच्चारण, भाषा, अंकगणित, लेखन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड ना, आगे देखिएगा। अब इस स्लाइड में हमें क्या दे रखा है? इस स्लाइड में हमें दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं, कल ही पढ़ाए थे, दोबारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए 2 प्रकार से होता है, यहां से हम लोग 2 टाइप बनाते हैं। सबसे पहला, अगर एक बालक का कर रहे हो तो व्यक्तिगत, या अगर सामूहिक रूप से या 10 या 2-3 बालकों का एक साथ कर रहे हो तो समूहगत। ठीक है, उसके बाद में हम लोग
और भी देखें, इनके अन्य नाम भी हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष। जैसे व्यक्ति विशेष हम लोगों ने देखा, ठीक है, व्यक्ति विशेष, इसका हो जाएगा समूह विशेष। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने केवल एक ही छात्र को पकड़ा, उसके बाद में उसका निदान किया और उसके बाद में उसका उपचार किया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपने समूह है, समूह का निदान किया और उसके बाद में उपचार किया, तो ये हो जाता है सामूहिक, ठीक है। तो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो व्यक्तिगत हो सकता है और एक सामूहिक हो सकता है। एक ये हो गया, दो ये हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ये हो गए उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सिद्धांत ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि प्रत्येक विषय में छात्र का स्तर जितना है वहीं से उपचारात्मक कार्य जो है वो प्रारंभ किया जाता है। ऐसे नहीं है, सीधी सी बात है, साफ एवं स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिएगा कि जहां ऐसे देखिए, मैं आपको थोड़ा फिल्मी टाइप का समझाऊं, तो जहां पर छात्र का ज्ञान खत्म, वहीं से शिक्षण शुरू। ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा ज्यादा याद रहेगा कि देखिए, अगर आपको मान लीजिए किसी टॉपिक में बालक को समझाना है, आपको समझाना है, मान लीजिए अंक गणित में आप लोगों को समझाना है। एक सेकेंड ना, कोई ढंग का सा एग्जाम्पल दिमाग में आने दो, रुको। थोड़ा ढंग सा एग्जाम्पल, चलिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्षेत्र देखा भाषा वाला, तो उसमें देखते हैं, ठीक है। आपको समझाना है, मान लीजिए भाषा में मैं समझाऊं, उच्चारण में हम लोगों ने देखा एक ना, जो अभी स्कूल वाला देखा, चलिए उसी को समझाता हूँ। स्कूल का आपको पता चला कि बालक की गलती हो रही है, तो आप समझाओगे क्या चीज इसमें, कि बालक को कहाँ गलती है, स में गलती है। इसको बालक ई स ऐसे पढ़ता है, जबकि ये आधा श है, ठीक है, श है, ठीक है। इस प्रकार से ही तो बोलते हैं इसको। इस थोड़ी ना बोलते हैं, स्कूल थोड़ी ना होता है, स्कूल होता है, ठीक है। तो आप बालक को केवल स समझाओगे या फिर पूरी की पूरी जो वर्णमाला है वो समझा दोगे? बताओ। पूरी की पूरी वर्णमाला थोड़ी ना समझा दोगे, जहां पे बालक को दिक्कत है उसी से तो आप उपचारात्मक शिक्षण करोगे। वरना तो पूरा सेशन निकल जाएगा, पूरी साल निकल जाएगी, बालक कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो सिद्धांत पहला है कि आपको ध्यान रखना है, जहां पे छात्र का ज्ञान है, जहां पे छात्र जितना जानता है, जितना स्तर है बालक का, उससे आगे ही आपको पढ़ाना है, न कि उसको वापस से रिपीट 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 करता रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या है कि छात्र को ना एक सबसे अच्छी चीज होती है कि प्रति सप्ताह रिपोर्ट दे देना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक साल तक ना उपचारात्मक शिक्षण करते रहे और एक साल के बाद में बता रहे हो बालक को कि तुमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। ऐसा तो नहीं होता। प्रति सप्ताह आपको रिपोर्ट दे देनी चाहिए, ताकि बालक भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करे और अपने, मान लीजिए बालक अपने माँ बाप से या माता पिता से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, तो वो उनसे भी थोड़ा सलाह ले सके और अपने जो जो उसकी कठिनाई है उसको दूर कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरी चीज क्या हो सकती है। तीसरी चीज ना, आपको ये याद रखना है कि बालक को कभी भी डीमोटिवेट नहीं करना, ठीक है। या हम लोग डीमोटिवेट को क्या बोलते हैं, मोटिवेट को क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। डीमोटिवेट को क्या बोलते हैं, डीमोटिवेशन क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा का अपोजिट क्या होता है। चलिए छोड़िए, डीमोटिवेट समझते होंगे ना आप, सीधी सी बात है, ठीक है। डीमोटिवेट बालक को नहीं करना। जैसे अगर कोई ना पिछड़ा बालक है, मान लीजिए पिछड़ा बालक, मतलब अध्ययन में थोड़ा बालक पिछड़ चुका है, तो उसको ना ऐसे जताना नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तू पिछड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी तेरे से इतने आगे निकल गए, थोड़ा जल्दी पढ़, तो थोड़ा जल्दी याद कर। इस प्रकार के ना, एक तो टोंट नहीं मारने हैं, ताने नहीं मारने हैं, ठीक है। बालक को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि वो तू कमजोर है, तू पिछड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने से ना एक ना उत्पन्न क्या होती है, सीधी सी बात बताऊं तो यहाँ देखिएगा कि बालक में ना हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। हीन भावना का शिकार हो जाता है बालक। और उससे फिर क्या होगा, उससे वो ना क्लास में एक तो कभी भी प्रश्न करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, ठीक है।
इसीलिए तो मारपीट बंद कर दी ना क्लासेस में। देखिए अगर आप लोगों ने मान लीजिए 30 बच्चों की क्लास में एक को मान लीजिए थप्पड़ मार दिया, तो वो फिर कभी भी आपसे प्रश्न पूछेगा उठ के? कभी भी नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। अगर ऐसा देखो, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में किसी बच्चे ने उठ के प्रश्न पूछा और आपको नहीं आता, अब आपने उसको ऐसे बोलने से बढ़िया उसको इनकरेज नहीं किया और उसको एक थप्पड़ मार के बैठा दिया, तो फिर कभी वो प्रश्न पूछेगा? नहीं पूछेगा ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से बालक ना डीमोटिवेट हो जाता है, और डीमोटिवेट हमें नहीं करना होता, ठीक है। क्योंकि ना उसमें हीन भावना का विकास होगा और उसका आत्मविश्वास है वो गिर जाएगा बिल्कुल भी। और ऐसा ही नहीं है कि क्लास तक ही, फिर वो बाहर भी बहुत सारी चीजों में झिझकने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, तीन चीजें सिद्धांत हैं उपचारात्मक शिक्षण के, कि बालक को जितना आता है उससे आगे पढ़ाओ, प्रति सप्ताह रिपोर्ट दो, और कभी भी उसको ये मत कहो कि तुम कमजोर हो, तुम पिछड़े हुए बालक हो, तुम अपराधी प्रवृत्ति के बालक हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग अब देखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का चक्र, ठीक है। एक सेकेंड ना, हमने कुछ छोड़ा है क्या? जी नहीं, यहाँ हमें समझना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ओपन माइंड से बैठिएगा भाई, ठीक है। चक्र क्या होता है, देखिए चक्र क्या होता है और चक्र किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से काम करता है, वो समझिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बालक का क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण। क्या करते हैं? निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि आधारशिला है उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या, निदानात्मक परीक्षण। तो चलिए मान लीजिए, अब आप एग्जाम्पल लेते चलिएगा, किसी बालक का मैंने किया निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण किया, और मुझे क्या करना है, निदानात्मक परीक्षण में कारणों का पता लगाना है। हाँ, मुझे क्या करना है, कारणों का पता लगाना है। सीधी सी बात है, मुझे कारणों का पता लगाना है। निदानात्मक परीक्षण किया, कारणों का पता लगा लिया, उसके बाद में मैंने मान लीजिए कारणों का पता लगा के उपचारात्मक शिक्षण कर दिया। उपचारात्मक शिक्षण कर दिया, ठीक है। इतना भी क्लियर है। मैंने बालक का उपचारात्मक शिक्षण किया, उसकी जो त्रुटि है उसको मैंने दूर कर दिया। अब बालक का आप करेंगे मूल्यांकन। क्या करेंगे? मूल्यांकन। उसका रिवोल्यूशन इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। बालक का करेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन किस मैनर में, कि उसी चीज का आप वापस से या तो कोई टेस्ट ले सकते हैं, क्लास टेस्ट, या उससे मौखिक तौर पे भी मान लीजिए आप है वो समझ सकते हैं, या आप अपने अनुभव से भी पता लगा सकते हैं। तो मूल्यांकन में दो ही चीजें हो सकती है, या तो असफलता, कि आपने अपने टारगेट है वो अचीव नहीं किए, या फिर सफलता मिल जाएगी आपको। सफलता मिली तो चक्कर यही खत्म। अगर असफलता मिली तो वापस से आप निदानात्मक परीक्षण करेंगे, ठीक है। अगर असफलता मिली तो आप वापस से निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उसके बाद में वापस से कारणों का पता लगाएंगे, वापस से आप लोग उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, वापस से मूल्यांकन करेंगे, वापस से सफलता और असफलता की जो कड़ी है वो हमारे सामने आएगी। अब हम लोग देखेंगे, सफलता मिली तो वापस रुक जाएंगे, असफलता मिली तो वापस से हमें निदानात्मक परीक्षण करना, और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक एक सेकेंड ना, जब तक सफलता जब तक सफलता ना मिले, ठीक है। जब तक सफलता ना मिले, जब तक हम लोग अपने लक्ष्य हैं, अपने गोल्स हैं, उनको अचीव ना कर लें, तब तक हम लोग इस चक्र का प्रयोग करते रहेंगे। बालक की जो समस्या है उसका पता लगाएंगे, उसका उपचार करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका फिर वापस से समस्या का पता लगाएंगे, उपचार मूल्यांकन निदान, उपचार मूल्यांकन निदान, उपचार मूल्यांकन। ये जो था ये हमारा निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण चक्र था। देखिए 2 दिन की क्लास में थोड़ा लंबी क्लासेस हुई, हमें पता है निदानात्मक परीक्षण काफी लंबा चौड़ा था, उपचारात्मक तो छोटा सा ही था, ठीक है। तो 2 दिन की क्लास हुई, लेकिन हम लोगों ने पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। सीटेट में भी प्रश्न आते हैं इससे, रीट में भी प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल हम लोग मूल्यांकन की सीरीज शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, मूल्यांकन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।